हाँ, आज का टॉपिक है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये तीसरा चैप्टर है मैथ का। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे यहाँ पर वेरिएबल के बारे में। इससे पहले क्लास 9th में हमने पढ़ लिया है। क्या पढ़ा था हमने? वहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा था, और उससे भी पहले पढ़ा था लीनियर इक्वेशन पढ़ा हुआ है, वेरिएबल पढ़ा हुआ है। यहाँ पर टू वेरिएबल की बात हो रही है। सबसे पहले हम लोग वेरिएबल के बारे में जानते हैं कि वेरिएबल कहते किसको हैं। वेरिएबल वैसे संख्या को कहते हैं जिसका वैल्यू क्या होता है, चेंज होते रहता है। जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, इस तरीके के नंबर को क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका वैल्यू क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। और बात आई यहाँ पर टू वेरिएबल की, यानी कि अब जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें दो वेरिएबल होगा। जैसे अगर मैं लिख दूँ 3x + 5, ये लीनियर इक्वेशन है लेकिन वन वेरिएबल वाला है, सिर्फ x है, एक वेरिएबल है। अगर वहीं पर लिखें 3x + 5y + 7 = 0, ये अब कितना वेरिएबल वाला हो गया? दो वेरिएबल। एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल कौन है? y। तो ये इक्वेशन जो है कितना वेरिएबल वाला है? दो। आगे बात आ रही इक्वेशन की। इक्वेशन किसको कहते हैं? यानी कि कोई भी दो स्टेटमेंट हो और दोनों स्टेटमेंट इक्वल हो। इक्वलिटी ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड इक्वेशन। यानी कोई भी दो बात कही जा रही है, दोनों ही बातें क्या हो? बराबर हो। जैसे ये 3x + 5y है, इसी में बराबर करके 0 लगा दें। इस 0 ने क्या बता दिया कि ये दोनों इक्वेशन क्या है? बराबर। किसके लगाने की वजह से? ये इक्वल के लगाने की वजह से इस इक्वल के निशान ने बता दिया दोनों स्टेटमेंट 0 है। मतलब x और y का कोई एक ऐसा मान होगा जो यहाँ पर रखने पर इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इधर भी 0 होगा, इधर भी 0 हो जाएगा। x और y का कोई मान ऐसा होगा जिसके रखने पर ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और लीनियर किसको कहते हैं? इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल, इस तरीके का पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था। लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहा था? जिसका पावर 1 हो वो लीनियर पॉलिनोमियल है। जैसे 3x + 5, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। यानी कि जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल का पावर कितना? 1 है। अगर यहाँ पर पावर 2 डाल दूँ तब तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल हो गया। हिंदी में अगर बात करें इसको द्विघात समीकरण कहते हैं। और अगर पावर 1 है इसको कहते हैं रेखिक समीकरण। जिसका पावर 1 वो रेखिक समीकरण, और जिसका पावर 2 वो द्विघात समीकरण। और ये एक वेरिएबल वाला क्या? रेखिक समीकरण। बराबर डाल करके 0 डाल दें तो ये एक वेरिएबल वाला रेखिक समीकरण है। और वहीं पर अगर डाल दें 3x + 5y + 7 = 0, ये हो गया द्विघात। लीनियर इक्वेशन है कितने वेरिएबल वाला? टू वेरिएबल वाला। जिस यहाँ पर x का भी पावर 1, y का भी पावर 1 है। तो इस पूरे इक्वेशन की बात करें, पावर कितना है? 1 पावर है। दोनों पावर को जोड़ करके बात नहीं करेंगे, मैक्सिमम पावर ही उसके क्या बताता है? प्रॉपर्टीज़ को बताता है कि वो लीनियर है कि क्वाड्रिलेटरल है, वो रेखिक समीकरण है कि द्विघात समीकरण है। जैसे क्लास 9th में पढ़ा था कि कौन सा, जैसे 5x² + 3x + 7 कहा था ये कैसा बहुपद है। तो हमने क्या देखा था कि जो हाईएस्ट पावर है उसको देख करके हमने बताया था कि ये कैसा बहुपद है। अगर 2 पावर है तो कहते थे द्विघात बहुपद है। अगर पावर 3 है तो कहते थे त्रिघात बहुपद है। अगर पावर 1 है, जैसे 3x + 7, अभी इस बहुपद का पावर 1 है तो ये क्या हो गया? रेखिक बहुपद। अभी ये बहुपद है, पॉलिनोमियल है। लेकिन जैसे ही 0 बराबर डाल करके 0 डाल दें या कोई भी नंबर डाल दें, अब ये समीकरण हो गया। क्या हो गया? अब ये समीकरण बिना इक्वल डाले, बिना बराबर का निशान डाले अगर बात करें ये बहुपद है। और जैसे बराबर का निशान डाल करके कुछ भी लिख दें इधर साइड में, तब ये क्या हो गया? समीकरण हो गया। तो अब पेयर की बात आ रही है। तो इससे पहले हमने क्लास 9th में इतना पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लेकिन पेयर के बारे में नहीं पढ़ा था। पेयर के बारे में सब कोई जानते हो कि पेयर को क्या कहते हैं? जोड़ा कहते हैं। यानी कि लीनियर इक्वेशन तो पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर जोड़ा वाला पढ़ेंगे कि एक बहुपद ये हो गया, ये इक्वेशन एक हो गया। एक इक्वेशन और लिखेंगे 5x + 4y और +14 = 0। दो लीनियर इक्वेशन हो गया। एक लीनियर इक्वेशन ये, दूसरा लीनियर इक्वेशन ये है। दो लीनियर इक्वेशन है तो ये क्या हुआ? जोड़ा हुआ। जोड़ा हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से इसके बारे में हमने पढ़ा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर दो वेरिएबल भी है। सबसे पहले वेरिएबल की बात, तो x और y क्या है? वेरिएबल है। बात आ रही है टू वेरिएबल, तो दो वेरिएबल, एक x है दूसरा y है। बात आई इक्वेशन की, तो बराबर डाल करके 0 डाल दें तो इक्वेशन बन गया। बात आई लीनियर की, तो पावर मैक्सिमम सभी का 1 है तो ये हो गया लीनियर। बात आ रही पेयर की, तो दो समीकरण हो गए, 1 और 2, दो समीकरण हो गया तो बन गया क्या? जोड़ा। तो इस चैप्टर का मतलब यही है कि हमें यहाँ पर पढ़ना है रेखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। और रेखिक समीकरण कैसा पढ़ना है? जिसके दो चर होंगे, दो वेरिएबल होंगे और साथ ही साथ वो जोड़ा में रहेगा।
इस तरीके से इसके बारे में पढ़ना। आपकी किताब में देखोगे एक कहानी है कि एक कोई लड़की है, वह जाती है मेला घूमने के लिए। उस मेले में वो झूला झूलती है। कह रहा है कि कितने टाइम, उसके पास टोटल 20 रुपया है मात्र। टोटल रुपया कितना है? 20। और उस 20 रुपया को पूरा मेले में खर्च करके आती है। क्या क्या करती है? 2 काम करती है। एक तो वो झूला झूलती है और दूसरा, पढ़ो किताब को, पढ़े ही नहीं। एक तो झूला झूलती है, दूसरा एक रिंग वाला खेल खेलती है। मतलब कि कोई सामान रखा हुआ है, आप रिंग फेंकिए इस तरीके से, और जैसे उस सामान पर रिंग गिरा वो सामान आपका। इस तरीके से खेलती है। पहले ही पेज में लिखा हुआ है सारी बातें। कोई भी सामान बहुत सारा रखा हुआ है, पार्ले जी का बिस्कुट रखा हुआ है या फिर गमला रखा हुआ, कोई भी सामान है, उठा करके रिंग फेंकेंगे। अगर रिंग उस पर चला गया, उसको घेर लिया रिंग, तो क्या हो गया? वो सामान उसका हो गया। अगर नहीं घेर पाया, रिंग उस पर नहीं गिरा, तो वो सामान उसका नहीं होगा। इस तरीके का 2 खेल खेलती है। एक झूला झूलती है और दूसरा रिंग वाला यानी वले वाला खेल खेलती है। कितना रुपया में? कह रहा है कि रिंग का जो है, रिंग झूला झूलने में एक चक्कर का 3 रुपया है। जो झूला जो झूलती है उसका एक चक्कर काटने का कितना रुपया है? 3 रुपया है। और रिंग फेंकने का, एक बार रिंग फेंकने का 4 रुपया लगता है। तो कह रहा है कि आप बताइए कितने बार वो रिंग फेंकती है और कितने बार झूला झूलती है। माना एक बार झूला झूलने का कितना रुपया? x रुपया है, या x बार झूला झूलती है तो कितना लिखेंगे? 3x, और प्लस 4 बार वो वले फेंकती है तो कितना? 4 रुपया वले का लगता है। और वले जो फेंकती है कितने बार फेंकती है उसको मान लेते हैं y। तो इस तरीके से एक रेखिक समीकरण बन गया। जो वो खेल खेली, झूला मेला गई, मेले में वो झूला झूलती है और दूसरा काम करती है, वेले फेंकती है। उसके उस काम से हमने क्या बना लिया? समीकरण बना लिया। उसके पास सिर्फ और सिर्फ 20 रुपया था, इस 20 रुपये से इतना काम कर लिया। साथ ही साथ कहता है कि जो झूला जो झूलती है ना, वो वले जो फेंकती है वो झूले का आधा करती है। यानी कि अगर झूला 4 बार झूली है तो वले 2 बार फेंकेगी, और अगर झूला 6 बार झूल रही है तो वले 3 बार फेंक रही है। इस तरीके से ये आधा है। यानी कि x बराबर y कर देते हैं। y जो है x का आधा है। जब y x का आधा है तो हमें क्या करना होगा? इसको भी x में आधा कर देंगे तब ना दोनों बराबर होगा। अगर x में 1/2 से गुना नहीं करेंगे तो ये क्या होगा? दोनों बराबर नहीं होगा। इस तरीके से ये 2 स्टेटमेंट हो गया, यानी कि 2 रेखिक समीकरण हो गया। एक रेखिक समीकरण ये है, दूसरा रेखिक समीकरण ये है। इन दोनों रेखिक समीकरण की मदद से हमें ये पता करना है कि उसने कितनी बार झूला झूला है और कितनी बार रिंग फेंका, वले फेंका है। इस तरीके से अगर हम काम करें तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि y बराबर क्या है? समीकरण 2 इसका नाम रख दें, और इस 1/2x बराबर y इसका नाम रख देते हैं समीकरण 1, और इसका नाम रख देते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 का मान अगर समीकरण 2 में रख दें तो क्या होगा? समीकरण 2 में क्या है? y बराबर 1/2x है। तो हम y की जगह पर अगर 1/2x रख दें तो क्या निकलता? रख करके देखते हैं। 3x + y + 4 और गुणा y बराबर कितना? 1/2x। यहाँ पर लिखेंगे 1/2x बराबर 20। 2 से 4 कट गया, कितनी बार में? 2 बार में। 3x + 2 एकम 2x बराबर 20। 3x + 2x कितना x हो गया? 5x हुआ। 5x बराबर कितना हुआ? 20। x बराबर कितना हो गया? 20/5। 5 से कट गया, x बराबर कितना हो गया? 4। यानी कि वो जो झूला झूली कितनी बार झूली? 4 बार। तो एक बार झूला झूलने का 3 रुपया, 4 बार झूला झूलने का कितना रुपया खर्चा की? वो 12 रुपया खर्चा कर दी। कितना? झूला झूलने में। अब x का मान 4 आया, यहाँ पर x का मान, या यहाँ पर समीकरण 1 में या समीकरण 2 में x का मान रख देते हैं। x का मान रख देते हैं समीकरण 1 में ही। समीकरण 1 में जैसे मान रखेंगे तो 1/2 x बराबर 4 है, तो x की जगह पर क्या रख दें? 4 बराबर y। 2 से 4 कट गया, कितनी बार में? 2 बार में। इस तरीके से y बराबर कितना हो गया? 2। यानी कि रिंग कितने बार फेंकी? 2 बार। तो रिंग 2 बार फेंकी तो कितना रुपया लग गया उसको? 4 रुपया एक बार रिंग फेंकने का है। 2 बार फेंकी तो कितना रुपया हो गया? 12 + 8 बराबर 20 रुपया होगा खर्च उसका। इस तरीके से उसका पूरा 20 रुपया खर्च हो गया। साथ ही साथ कहा था कि जो y जो है वो x का आधा है। अब देखो y कितने बार? 2 बार। यानी कि रिंग फेंकी 2 बार और झूला झूली 4 बार, तो आधा है कि नहीं? तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है कि कैसे अगर कोई काम करते हैं कितना रुपया। इसी तरीके से पेंसिल ले लेते हैं, किताब ले लेते हैं दुकान में कि हाँ मैंने 4 पेंसिल लिया और 5 किताब ली, इसका दाम हो गया 50 रुपया। तो अगर कोई उसी तरीके की 2 पेंसिल और 4 किताब खरीदे, उसका रुपया इतना हो गया। तो बताइए किताब की कीमत और पेंसिल की कीमत क्या है। इस तरीके की सारी बातें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। और जब भी रेखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे तो रेखिक समीकरण को जब हल करते हैं तो वहाँ पर क्या बनता है? एक सीधी रेखा बनती है। रेखिक समीकरण को जब भी हल करते हैं तो क्या बनती है? एक सीधी रेखा। रेखिक समीकरण को हम लोग 2 तरीके से हल कर सकते हैं। एक ग्राफी तरीके से,
और दूसरा बीज गणित की मदद से। बीज गणित, ये दो तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रेखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। तो ग्राफ या मदद से हल करने के लिए हमें ग्राफ वाली कॉपी की ज़रूरत है और बीज गणित में उसकी ज़रूरत उतनी नहीं है। बस एक बात याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन में जो होगा उसमें क्या होगा, सीधी रेखा बनेगी। इससे पहले पढ़ा था पॉलिनोमियल में कि जो ये लाइन सीधी रेखा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर ये सीधी रेखा एक बार गई तो ये किसका है, अगर x को एक बार कट किया तो क्या है, रेखिक समीकरण है। अगर x को 2 बार काट दिया तो द्विघात समीकरण है। अगर x को 3 बार काट दे तो त्रिघात समीकरण है। तो हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर को ही कहते हैं हिंदी में रेखिक। क्या कहते हैं, रेखिक। तो हम लोग रेखिक समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है रेखा जो बनेगी कैसी बनेगी, सीधी रेखा बनेगी। और कितना पढ़ रहे हैं, पेयर वाला लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, यानी कि 2 लीनियर इक्वेशन होगा। अब जब 2 लीनियर इक्वेशन होगा तो रेखा भी 2 बनेगी, सीधी 2 सीधी रेखा बनेगी। अब जब 2 सीधी रेखा बनेगी, इनका कहीं 3 तरीके से काम करेगा। क्या 3 तरीके से काम करेगा, एक सीधी रेखा गई और दूसरी सीधी रेखा उसको कट कर रही है। ऐसा हो सकता है, यानी कि जब हम हल करेंगे इस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, या तो वो दोनों सीधी रेखा आपस में एक दूसरे को कट करेगी, या फिर यह हो सकता है कि वो लीनियर इक्वेशन या वो सीधी रेखा जो बनेगी वो समांतर होगी, एक दूसरे के समांतर होगी, दोनों एक दूसरे को काटेगा नहीं कहीं पर भी। या एक ऐसा हो सकता है कि एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर चढ़ जाएगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगी, कोइंसिडेंट होगी। दो रेखा है, एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर बिल्कुल ऐसे रहेगी जैसे बिल्कुल भी पता ना चले, कोइंसिडेंट रहेगा, जिसको ओवरलैप इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको संगत भी कहते हैं। संगत के माने एक साथ रहना दोनों का। तो ये दोनों एक साथ रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, समांतर होगा। यहाँ पर क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगा। तो लीनियर इक्वेशन जो अब हम लोग पढ़ेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो वहाँ पर 3 तरीके का रेखा काम करेगा। या तो वो दोनों रेखा आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, या वो दोनों रेखा समांतर हो, या वो दोनों रेखा आपस में संगत हो। इस चीज़ की मदद से हम ये बात कह सकते हैं कि जो प्रतिच्छेद अगर रेखा कर रही है तो उसका कितना हल हो सकता है, कितना सॉल्यूशन बन सकता है। अगर समांतर है तो कितना हल बन सकता है, और अगर संगत है तो कितना हल बन सकता है। ये सब अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है 3.1 में सारी बातें लगभग हम लोगों ने पढ़ ली है। 3.1 का पहला क्वेश्चन बन सकता है। अब कैसे बनाएंगे, क्या आफ्ताब की कहानी है। क्या कर रहा है आफ्ताब, अपनी पुत्री से कहता है। इससे पहले उदाहरण बना लेते हैं हम लोग। उदाहरण नंबर 2, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपया में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। 9 रुपया में 2 पेंसिल और 3 रबड़। मान लेते हैं कि पेंसिल की कीमत x रुपया है। माना पेंसिल की कीमत कितना रुपया है, x रुपया। कितना पेंसिल खरीदी है, 2, तो 2x प्लस और क्या खरीदी है, रबड़। मान लेते हैं कि रबड़ की कीमत y रुपया है, तो कितना रबड़ खरीदी है, 3 रुपया, तो 3y बराबर टोटल कितना रुपया, 9 रुपया। ये एक लीनियर इक्वेशन बन गया। उसके बाद से आगे फिर कह रहा है कि उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपया में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। अब सोनाली ने देखा कि मेरे दोस्त के पास है तो मैं भी खरीद लेती हूँ, तो उसने लेकिन 18 रुपया में खरीदा। और कितनी पेंसिल खरीदी, 4 पेंसिल। तो एक पेंसिल की कीमत हमने x माना था, तो 4 पेंसिल की कीमत कितना हो जाएगा, 4x प्लस रबड़ कितना खरीदा, 6। एक रबड़ की कीमत y है, बराबर कितना, 18 रुपया टोटल खर्चा किया। टोटल कितना रुपया खर्चा किया, 18 रुपया। इसको बनाने का 2 तरीका। पहले एक तरीके से बना लेते हैं, समीकरण 1 को पहले लेते हैं। ये समीकरण 1 और ये दूसरा समीकरण 2। समीकरण 1 को लेते हैं। अगर 2x प्लस 3y बराबर 9 है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3y बराबर 9 माइनस 2x लिख सकते हैं, और y बराबर 9 माइनस 2x बटे 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं, जब लिख सकते हैं इतना लिखने के बाद हम क्या कर लें, एक इस तरीके से ब्रैकेट बना लें। यहाँ पर लिख दें x और दूसरा लिख दें y। y बराबर कितना है, यहाँ पर y बराबर 9 माइनस 2x बटे 3। x का कोई भी अपना तरफ से मान लें, कुछ भी मान ले लें। x का मान कितना ले लें, x का मान ले लेते हैं 3। x का मान कितना माना, 3। x का मान जब 3 माना तो यहाँ पर x की जगह पर 3 रख करके देखते हैं। तो 9 माइनस 2 तिया 6, 9 माइनस 2 तिया 6 बटे 3, और 9 में से 6 गया तो कितना बचा, 3 बटे 3, 3 3 कट गया कितना बचा, 1। यानी कि y बराबर कितना निकल जाएगा, 1। जब x बराबर 3 लेंगे तो y बराबर कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। अच्छा, x बराबर हम लोग 0 रख करके देखते हैं। जब x बराबर 0 रखेंगे तो 2 गुना 0 तो 0, तो 9 बटे 3 तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9। यानी कि अगर x बराबर 0 लें तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3। ये समीकरण 1 से इतना निकल गया। उसी तरीके से समीकरण 2 से हम लोग निकालेंगे। समीकरण 2 से जब निकालें तो कितना, 4x प्लस 6y बराबर 18 है। इसको क्या करें, सेम उसी तरीके से काम कर लें। 6y को अपनी जगह पर रहने दें, 18, 4x को उधर भेजेंगे, इधर प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा, 18 माइनस 4x बटे 6। उसी तरीके से ब्रैकेट बना ले, यहाँ पर x रख दें और यहाँ पर y का मान रख देंगे। x का मान कितना रखें, 0 रख करके देखते हैं x का मान। x का मान जब 0 रखा तो y का मान कितना निकलेगा, 4 गुना 0 तो 0, 18 बटे 6 तो कितना हो जाएगा, 3। और x का मान 3 रख करके देखते हैं। x का मान 3 रखेंगे तो 4 तिया 12, 18 में से 12 गया तो कितना बचा, 6, और 6 को 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा। तो ये 2 हल इससे निकल गया और 2 हल उससे निकला। अब यहाँ पर हम लोग ग्राफ की मदद से काम करेंगे। हमने पहले इससे पहले पढ़ा क्लास 9th में कि इसको क्या कहते हैं, x एक्सिस, और ये है हमारा y एक्सिस। ये ओरिजिन पॉइंट है। अब यहाँ पर लग देते हैं 1 2 3 4
5। इसी तरीके से वाई एक्सिस में लिखेंगे 1 2 3 4 5। इधर क्या होगा माइनस का 1 -2 -3 -4 -5। इधर रखेंगे -1 -2 -3 -4 -5। ये वाई डेस एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डेस एक्सिस। अब यहाँ पर क्या था x बराबर 3 है तो y बराबर कितना 1, तो x ये है, ये लिखेंगे x और इसको बढ़ाते हैं y बराबर 1 x बराबर 3। ये दोनों लाइन को आपस में जब मिलाते हैं तो इस जगह जाकर के मिल गया। अब y बराबर x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर कितना होता है 3, x बराबर 0 यानी कि इधर नहीं बढ़ना है, y बराबर 3 तो यहाँ जाएंगे। तो इस तरीके से इस समीकरण से एक रेखा सीधी रेखा खींच जाएगी। इस तरीके से ये सीधी रेखा हो गई। मैंने कहा कि लीनियर इक्वेशन जब भी होगा तो कैसे बनेगी, एक सीधी रेखा बनेगी। ये समीकरण 1 से ये सीधी रेखा बन गई। इसी तरीके से दूसरे वाले समीकरण से बनाते हैं x बराबर 0 है तो y बराबर 3 है। x बराबर 0 मतलब उधर नहीं बढ़ना ना तो इधर बढ़ना, y बराबर 3 है तो y की तरफ बढ़ेंगे, y बराबर 3 प्लस में कि माइनस में, प्लस में तो ऊपर की ओर बढ़ेंगे। तो x बराबर 0 y बराबर 3 यहीं पर जाएगा, यानी कि x बराबर 0 y बराबर 3। इस पॉइंट का नाम रहेगा, इस पॉइंट का नाम है 3 1। इसी तरीके से x बराबर 3 y बराबर 1 लेंगे, यानी कि x वाली रेखा में 3 तक जाएंगे, यहाँ पर गए 3 तक और y वाली रेखा में 1 तक और दोनों को आपस में मिलाएंगे, यहीं पर मिलेगा 3 1। यानी कि फिर से एक सीधी रेखा खींच रही है और एक दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, कोइंसिडेंट है। दो रेखा खींची लेकिन दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट है, यानी कि संगत रेखा। ये दोनों रेखा कैसी रेखा, संगत रेखा। तो इस तरीके से जब हम समीकरण को लेकर के हल करेंगे तो सबसे पहले इस तरीके से हल कर लें कि एक समीकरण लिया, उस समीकरण का x का मान कुछ मान है, y का मान निकल जाएगा। फिर दूसरा समीकरण लेंगे, कम से कम 2 हल निकालना है। कम से कम कितना निकालेंगे, 2 से ज्यादा निकाल सकते हैं और आगे जाकर के करेंगे, हो सकता है कि यहाँ पर जाकर के मिले, आगे करेंगे तो और आगे जाकर के मिल सकता है। ये सीधी रेखा चलती रहेगी। ये रेखाखंड नहीं है, रेखा है तो रेखा ऊपर तक कहीं पर भी जितना हम लोग क्या करें x का मान रखते जाए y का मान निकलते जाएगा। तो ये कम से कम हमने 2 निकाला और कभी भी जब कोई काम करा इस तरीके का तो कम से कम कितना करेंगे, 2 मान रखेंगे। तो अगर x दैट मींस अगर पेंसिल की कीमत 3 रुपया है तो भाई रबड़ की कीमत कितने रुपया होगी, 1। इसका मतलब ये होगा अगर पेंसिल की कीमत 3 रुपया तो रबड़ की कीमत कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर रख करके देखो 2 गुना 3 प्लस और 3 गुना 1 तो 2 3 6 प्लस 3 बराबर कितना 9 रुपया हुआ। 9 रुपया खर्च किया उसने। उसी तरीके से इस वाले समीकरण को रख करके देखा, कह रहा कि अगर x की कीमत 0 है यानी कि रबड़ पेंसिल की कीमत 0 है तो पेंसिल की कीमत 0 हो जाएगा तो 4 गुना 0 और प्लस तो रबड़ की कीमत कितनी हो जाएगी 3 रुपया, 6 गुने 3 तो 0 प्लस 6 3 18 और बराबर में 18 रुपया। तो इस तरीके से इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये क्या था, उदाहरण था। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, 3.1 को बना सकते हैं। ये उदाहरण बुक में बना हुआ है, मैंने समझा दिया है, बुक से देख करके बना लेना, अपने से बना लेना। अब उसी तरीके से 3.1 एक्सरसाइज में है कि आफ्ताब एक आदमी है, अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कोई आफ्ताब है, वो अपनी पुत्री से 7 वर्ष पहले कितने गुनी था, 7 गुनी था। तो पहले अभी का आयु पता कर लेते हैं। मान ला वर्तमान में आफ्ताब की आयु कितना मान लें, x मान लेते हैं कि वर्तमान में आफ्ताब की आयु x है। उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, वर्तमान में उसकी पुत्री की आयु तब कितनी होगी, उसकी पुत्री की आयु हो जाएगी y। अगर आफ्ताब की आयु x मान लिया और उसकी पुत्री की आयु क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। कह रहा कि 7 वर्ष पहले, जब 7 वर्ष पहले की बात आई, 7 वर्ष पहले अपने आप में थोड़ा सा देखो करके कि अगर सपोज डेट अभी आप लोग 14 साल के हो तो 7 साल पहले कितने साल के होंगे, 7 साल के। तो क्या कर रहे हैं, 7 जोड़ रहे हैं अभी में या 7 घटा रहे हैं। तो वर्तमान आयु जो है उसमें क्या कर रहे हैं, 7 घटा रहे हैं। अगर 7 जोड़ेंगे तो फिर 21 साल के हो गए, यानी कि आज से 7 साल पहले हम लोग 21 साल के थे। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। आज से अभी वर्तमान से 7 साल पहले हम लोग कितने साल करेंगे, 14 में से 7 साल घटा देंगे। जब पहले वाली बात आएगी तो घटाएंगे, पहले वाली बात आएगी तो घटाएंगे। तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु निकाल लेते हैं, कितनी होगी, आफ्ताब की आयु कितनी होगी जरा बताओ तो। वर्तमान में x है तो 7 साल पहले कितनी होगी, x - 7 वर्ष होगी। उसकी पुत्री की कितनी होगी, उसके पुत्री की आयु कितनी होगी, y - 7 होगी। वर्तमान में उसकी बेटी की जो आयु है वो y है तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी। अब प्रश्न अनुसार बात करें, प्रश्न में कह रहा है कि आफ्ताब जो है 7 साल पहले अपनी बेटी से 7 गुना आयु का था, यानी कि x - 7 बराबर y - 7। अगर हम दोनों को बराबर करें तो क्या करें, वो 7 आफ्ताब की उम्र में गुना करें या फिर उसकी बेटी की उम्र में गुना करें। कब बराबर होगा, अगर मान लेता हूँ कि दोनों स्टेटमेंट बराबर है, किस कंडीशन में बराबर होगा, अभी बराबर है क्या, अभी दोनों दोस्त ने कहा कि 7 साल पहले आफ्ताब अपनी पुत्री से 7 गुना वर्ष ज्यादा का था, तो क्या ये बराबर है, ये बराबर नहीं है। बराबर का निशान हमने रखा लेकिन ये बराबर नहीं है। तो बराबर कैसे होगा कि अगर उसकी बेटी की उम्र में भी 7 साल से 7 से गुना कर देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 7 गुना वर्ष ज्यादा बड़ा था इससे। तो उसकी बेटी में 7 से जब गुना कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, तब जाकर के बराबर हो जाएगा। अब इसको करते हैं x - 7 बराबर 7 को y से गुना करेंगे तो कितना, 7y और 7 को जब 7 से गुना करेंगे तो माइनस का 49। इधर साइड लेते आते हैं सबको, x - 7y है तो इधर आएगा तो माइनस का 7y और -7, ये -49 इधर साइड में आएगा तो प्लस का 49 बराबर का कितना हो जाएगा 0। x - 7y -7 और प्लस 49 कितना हो जाएगा, प्लस का 42 इज इक्वल 0। एक समीकरण इस तरीके से ये बन गया उसका। अब कह रहा है कितना वर्ष, अब आगे बात है, और अब आगे बात है कि अब से 3 वर्ष बाद में, अभी पहले की बात थी तो घटाया, अब 3 वर्ष बाद में अगर बात करें तो क्या होगा। 3 वर्ष पहले इसको उतार लो, समझ में आया इतना। मान लेते हैं आफ्ताब की आयु अभी x वर्ष है और उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है, तो 7 साल पहले कितना होगा, तो x जो अभी वर्तमान में है उसमें 7 माइनस कर देंगे, तो आफ्ताब की आयु में भी 7 साल घटा दिए, उसकी पुत्री की आयु में भी 7 साल घटा दिए। अब कह रहा है कि 7 वर्ष बाद, प्रश्न अनुसार जो प्रश्न में कहा गया कि 7 साल पहले जो था आफ्ताब अपनी पुत्री की आयु से 7 गुना ज्यादा था, तो बराबर करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, उसकी पुत्री की आयु में भी 7 से गुना कर देते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया और ये हमारा समीकरण 1 हो गया। 3 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु, तो अगर अभी 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष बाद, अगर अभी आफ्ताब की आयु x वर्ष है तो 3 साल बाद कितनी होगी। अगर किसी की अभी उम्र है 15 साल तो 3 साल बाद कितनी उम्र होगी, 15 प्लस 3, यानी जब भी बाद वाली बात आए तो हम क्या करेंगे, उसमें प्लस करेंगे। तो x था, x में क्या करते हैं 3 जोड़ दें, उसके पुत्री की आयु कितना हो जाएगा तब, y प्लस 3। अब प्रश्न अनुसार प्रश्न में क्या कहा गया, x प्लस 3 बराबर y प्लस 3। कह रहा कि 3 साल बाद
आफ्ताब अपनी पुत्री की आयु का कितने गुना रह जाएगा? 3 गुने, यानी कि 3 गुना ज्यादा होगा इससे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, उसकी बेटी की आयु में 3 से गुना कर देंगे, तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब लिखो x + 3 बराबर 3 को y से गुना करेंगे तो 3y + 3 किया 9 बराबर इधर लेते आते हैं x 3y इधर साइड में प्लस में है, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3y और प्लस का 3 9 इस साइड में प्लस में है, इधर साइड आएगा तो माइनस का 9 इज इक्वल कितना हो गया? 0। x - 3y माइनस कितना 6 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2। अब इससे पहले उदाहरण में जैसे किए थे कि एक समीकरण का क्या करना है, मान लेते हैं। समीकरण 1 क्या था? x - 7y + 42 इज इक्वल 0 था। क्या कर लें, 7y को उधर भेज देते हैं, 42 को भी उधर भेज देते हैं। ये हो जाएगा x - 7y बराबर -42, x बराबर -42 -7 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 7y। x का कुछ भी मान रखा है या y का कुछ भी मान रखा है, इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर x लिख देते हैं, यहाँ पर y लिख देते हैं। y का मान क्या रखा है? y का मान 6 रख करके देखें। y का मान 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 × 42 यानी कि 42 और प्लस 42 तो क्या हो गया? x बराबर कितना निकल जाएगा? x बराबर निकल जाएगा 0। अगर y बराबर 5 रखा है तो कितना होगा? 7 × 5 = 35 प्लस का और 42 माइनस का तो कितना हो जाएगा? माइनस का 7। x बराबर हो जाएगा माइनस का 7। अगर y बराबर 6 रखा तो x बराबर निकला 0, y बराबर 5 रखेंगे तो x बराबर निकलेगा -7। इसी तरीके से समीकरण 2 का काम कर लें। समीकरण 2 में कितना है? x - 3y बराबर 6 और x बराबर 6 - 3y को उधर भेजेंगे तो प्लस का 3y। अब ब्रैकेट बना करके काम कर लेते हैं इसका। यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y का मान कुछ रख करके देखते हैं। y का मान रख देते हैं माइनस का 2 रखते हैं। अगर 2 रखेंगे 3 दूनी 6 और 6 से 12, y का मान x का मान 12 निकल जाएगा, एक बड़ा नंबर निकल जाएगा जो हमें रखने में दिक्कत बनेगी। इसलिए हम कोशिश करें कि हमारा ये x और y का मान छोटा बने, जिससे हमें क्या करना है, ये रेखा जो खींचेंगे इस रेखा में नंबर रखने में आसानी होगी। सपोज अगर मैं यहाँ पर y का मान 0 रखता तो 7 गुना y कितना हो जाता है? 7 गुना 0 तो 0, x का मान निकल जाता है माइनस का 42। अब माइनस का 42 हम बहुत दूर जाना पड़ता है हमें, तो इसलिए क्या किया, यहाँ पर y का मान 6 रख दिया गया था। तो हम ऐसा काम करें ताकि ये नंबर ज़्यादा बड़े ना हो। तो अगर यहाँ पर हम लोग क्या रखते हैं, 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6 और 6 + 6 x का मान निकल जाएगा 12। तो हम थोड़ा कम रखें तो माइनस का रख करके देख लेते हैं। y का मान माइनस का 2 रखेंगे, y का मान जैसे माइनस का 2 रखे तो 3 दूनी 6 माइनस का हो जाएगा, तब ये कितना निकल जाएगा? 0 निकल जाएगा। 6 + 3 गुणे -2 तो 3 गुणे -2 -6 और इधर प्लस का 6। इस तरीके से x बराबर क्या निकल गया? 0। अगर y का मान क्या रखा है, 1 रख करके देखते हैं या y का मान 0 रख देते हैं। y का मान रखते हैं 0 तो x का मान कितना निकलेगा? y का मान 0 रखेंगे तो 3 गुना 0 x का मान कितना निकल जाएगा? 6। तो इस तरीके से 2 हल इसका निकाल लिया समीकरण 2 का और 2 हल निकाल लिया हमने समीकरण 1 का। अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ वाली कॉपी हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है इस वाले चैप्टर को पढ़ने के लिए। इस तरीके से ग्राफ बना लेंगे। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 2 3 4 मैक्सिमम कहाँ तक गया? 6 तक। 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से ऊपर में निकालना 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6 1 2 3 4 5 6। इधर भी कर लें 1 2 3 4 5 6, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 -4 -5 -6। इसी तरीके से इधर भी रख देंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। पहले वाले समीकरण को उठाते हैं, x बराबर 0 यानी कि x वाली लाइन पर रहेंगे। जब 0 माने तो ना इधर बढ़ेगा और ना ही इधर बढ़ेगा। जब x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर कितना हो जाता है? 6। तो x बराबर 0 तो y बराबर 6 यानी कि यहाँ पर दोनों मिलेगा। x बराबर 0 y बराबर 6। इस तरीके से लिखते हैं, पहले x को लिखते हैं बाद में y को लिखते हैं। दूसरा वाला x बराबर -7 तो ये और बढ़ेगा इधर, यहाँ पर माइनस का 7। x बराबर जब -7 लेते हैं तो y बराबर कितना हो जाता है? 5। तो -7 y की तरह इधर 5, तो ये आकर के इस जगह पर ऐसे मिला देते हैं। यहाँ पर x बराबर -7 और y बराबर 5। अब जब दोनों पर लाइन खींच देते हैं, इन दोनों बिंदु को मिलाते हैं आपस में। जब मिलाएंगे दोनों बिंदु को इस तरीके से एक सीधी रेखा खींच जाएगी। अब जाकर के बनाते हैं इस वाले का। x बराबर 0 लिया तो y बराबर -2, x बराबर 0 तो y बराबर -2, मतलब यहाँ पर होगा ये कि नहीं, x बराबर 0 y बराबर -2। दूसरा x बराबर 6 तो y बराबर 0, x बराबर 6 यहाँ पर है और y बराबर 0, मतलब ना तो ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6 0। इन दोनों लाइन को मिला देते हैं। इसके लेकर के जब मिलाएंगे तो हमें क्या दिखेगा, ये लगभग पैरेलल दिख रहा है एक दूसरे का। मैंने बताया कि रेखा लीनियर इक्वेशन जब हम पढ़ेंगे तो 2 रेखा बनेगा, पेयर वाला पढ़ेंगे तो 2 रेखा है और वो दोनों रेखा 3 तरीके से काम कर सकता है। या तो आपस में प्रतिच्छेद करेगा, या दोनों समांतर होगा, या फिर दोनों संगत होगा, यानी कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ावा रहेगा। इससे पहले जब उदाहरण पढ़ा था तो दोनों रेखा क्या था, एक दूसरे के ऊपर था, यानी कि अगर सामान की कीमत सेम रहे तो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा। और अगर अलग अलग होगा तो फिर कट भी सकता है और समांतर भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लगभग देखेंगे अगर स्केल की मदद से करते तो ये दोनों समांतर होता, यानी कि आयु में घट बढ़ थोड़ी ना होगी। अगर बेटी की उम्र बढ़ रही है तो बाप की भी उम्र बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि बेटी की उम्र बढ़ रही है बाप की उम्र रुकी भी है, ऐसा नहीं, समांतर दोनों बढ़ रहा है ना। अगर 1 साल बाप बढ़ा तो बेटी भी 1 साल बढ़ रहा है, अगर बाप 5 साल बढ़ रहा है तो बेटी भी 5 साल बढ़ रहा है, यानी कि आयु समांतर बढ़ती जाएगी, इसलिए इनकी रेखा क्या बन जाएगी, समांतर रहेगी। क्लियर है। अब अगला सवाल 3.1 का सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 ये अपने से बनाओगे, इसी तरीके से सवाल है।